द विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का इतिहास। हमारा विषय है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। सौरभ मिश्रा के साथ इस अध्याय को समझें। क्या अक्षत्रिय राजा भी होते हैं? तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ, इसी सवाल के साथ हम शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल विद्यार्थी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अक्षत्रिय राजा। यानी लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से वर्ण व्यवस्था बनाई गई। वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर बनाई गई? लोगों के काम के आधार पर, है ना। कि भाई जो पूजा पाठ कराने का काम है तो ब्राह्मण है, अगर रक्षा करने का काम है या फिर सेना का काम है या राजा है कोई तो क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय होगा, है ना। और तीसरा कि अगर कोई व्यापारी करता है, व्यापार वगैरह है, जॉब वगैरह या किसान वगैरह है वो वैश्य, और जो इन सबकी सेवा करता है वो कौन है? तो शूद्र। तो ये चार हमने वर्ण पढ़े थे। आज हम इसी में पढ़ेंगे कि भाई जो दूसरा वाला वर्ण था जिसमें हमने कहा था कि क्षत्रिय ही राजा होगा, यानी कि राजा कौन बनेगा? क्षत्रिय बनेंगे। तो क्या क्षत्रिय ही राजा होते थे या फिर अक्षत्रिय भी राजा होते थे? तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्षत्रिय होते थे राजा या अक्षत्रिय भी होते थे। ठीक। तो सबसे पहला है मौर्य वंश के बारे में बताया गया है कि जो मौर्य वंश था वो कैसा वंश है। उसको बताया जाता है बौद्ध ग्रंथों में कि ये तो क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है या ब्राह्मणीय शास्त्र है उनमें कहा जाता है कि नहीं यार, ये तो क्षत्रिय वत्रिय नहीं थे, ये निम्न वर्ग से आते थे। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया है इसमें शुंग वंश का, शुंग और कण्व का, जिनके बारे में बताया जाता है ये तो ब्राह्मण थे। यानी देख रहे हो, इससे पता चलता है हमें कि भाई बौद्ध जो मौर्य वंश के लोग थे, शुंग वंश या कण्व वंश के लोग थे, तो ये लोग क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। और जरूरी भी नहीं है कि भाई क्षत्रिय ही होगा तो ही राजा बनेगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। आप कैसे बन सकते हो राजा? आपके पास में क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए। आपके पास में क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए कि आप दूसरे दूसरे लोगों का, यानी अपने समाज के लोगों का समर्थन जुटा पाओ। यानी आप कुछ बोलो तो सामने वाले जो लोग हैं वो आपकी बात सुने, है ना। आजकल लीडर्स कैसे बनते हैं? अपने आगे पीछे कार्यकर्ता, अपने समर्थक लेके घूमते हैं ना। तो वैसे इसमें क्या बताया, जो राजनीतिक सत्ता कैसे मिलेगी आपको या आप कैसे राजा बनोगे भाई? तो आपके पास समर्थन होना चाहिए, यानी लोग आपको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। दूसरा, आपके पास में संसाधन जुटाने की शक्ति हो, यानी आप बहुत सारे रिसोर्सेज, अब भाई पॉलिटिकल व्यवस्था चलाने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए, शासन प्रशासन चलाने के लिए संसाधन तो चाहिए ना। तो संसाधन कहाँ से आएंगे? तो भाई वो जुटाओगे ना, कहीं से तो इकट्ठा करोगे। तो ये होना चाहिए, यानी आपके पास में संसाधन जुटाना आपको आना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो क्षत्रिय कुल के जो राजा होते थे, जरूरी नहीं कि राजा सिर्फ क्षत्रिय कुल का होगा, अक्षत्रिय भी राजा हो सकता है। फिर और एग्जाम्पल कुछ दिए गए, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है सातवाहन राजाओं में से, तो उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? अनूठा ब्राह्मण कहा। यानी कि भाई वो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया कि हम तो ब्राह्मण है। और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला भी था वो, यानी वो दावा करते थे कि हम क्षत्रियों को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। यानी जो हमारे यहाँ पर राज होगा किसका होगा? तो सिर्फ हम ही लोगों का होगा, ब्राह्मणों का ही होगा, क्षत्रियों का राज नहीं होगा। तो ये अपने को इन्होंने ये बताया। उसके बाद इन लोगों ने चार वर्णों के बीच जो विवाह संबंध स्थापित होते थे उसको रोका कि भाई अलग अलग जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई है उन वर्ण व्यवस्था से बाहर आप विवाह नहीं करोगे। यानी ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर ले या क्षत्रिय किसी दूसरे से विवाह कर ले। तो ये चार वर्ण जो बनाए गए थे उन्हीं के बीच में विवाह संबंध पर इन्होंने क्या लगाया? रोक लगाया। और लेकिन खुद इन्होंने रुद्रदामन के परिवार से विवाह किया जो कि एक निम्न वर्ग का माना जाता था। ठीक है। तो उन्हीं के साथ में विवाह संबंध भी इन लोगों ने स्थापित किए थे। किनने? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि राजा जो है वो क्षत्रिय जरूरी नहीं है कि होगा, अक्षत्रिय भी राजा हो सकते हैं। उसके बाद इसमें और क्या बताया है कि जो ये व्यवस्था बनाई गई है चार वर्णों वाली, यानी जिसे चतुर्वर्णी व्यवस्था कहते हैं, ये व्यवस्था क्या है? सिर्फ मर्यादा बनाए रखने के लिए कि लोग अपने अपने वर्ण के हिसाब से अपने अपने लिमिट में रहें, कोई अपने वर्ण के लिमिट से बाहर ना जाए। यानी जो जिसको काम दिए गए हैं वो अपने उसी काम को माने। ठीक। और जो वैवाहिक संबंध है वो भी उसी हिसाब से किए जाएंगे, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएंगे। लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं? वैवाहिक संबंध अपने वर्ण से बाहर कर रहे हैं। ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, जो कि ब्राह्मण के ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ उसमें ये लिखा था कि आप जो विवाह संबंध होंगे वो क्या होंगे, तो सेम ही क्या होनी चाहिए? कास्ट होनी चाहिए, वर्ण होनी चाहिए, दूसरे वर्ण में आप विवाह नहीं करोगे।
तो ये था अक्षत्रिय राजा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जाति और सामाजिक गतिशीलता। कि अब देखो, अभी तक हमने वर्ण के बारे में पढ़ा है ना। वर्ण कितने प्रकार के थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब आती है जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आता है। अब जाति व्यवस्था ठीक है, अब होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद, यानी जब ये ब्राह्मण थे, जब धीरे धीरे क्या हुआ, नगरों का बसना शुरू हुआ, ठीक है, नगर बसने लगे, नए नए नगर बने, तब वहां पर अलग अलग काम करने वाले लोग गए। यानी पहले ये लोग गाँव में रहते थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, क्या व्यवसाय करेंगे, तो बस खेती वगैरह करना पता था। लेकिन जब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये ब्राह्मण यात्राएं करते हैं, तब देखते हैं कि नगरों के अंदर जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। कोई भाई जंगलों में रह रहा है, जानवरों को मार रहा है, ठीक है, शिकार करके अपना जीवन यापन करता है, वहाँ फल वगैरह लेकर खाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो भाई सोने वगैरह काम करते हैं, ज्वेलरीज वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो अब इन्होंने सोचा यार, इनको तो हमने किसी भी वर्ण में शामिल ही नहीं किया। अब जब हमने इनको किसी वर्ण में शामिल नहीं किया, तो इन्हें कौन से वर्ण में डालें? तभी वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि चलो इनकी एक अलग से क्या बना देते हैं, ये अलग ही इनका वर्ण बना देते हैं, यानी वर्ग बनाते हैं और इन्हें जाति में बांट देते हैं। तभी एक व्यवस्था आती है कि भाई वर्ण के अलावा अब क्या बना दो, जातियां बना दो, जिसमें अलग अलग काम करने वाले लोगों को अलग अलग जाति में कहा जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि सोने के काम करने वाले सुनार बोलते हैं ना, लोहे के काम करने वाले को लोहार बोलते हैं, ठीक, कोई बढ़ई होता है, कोई नाई होता है, कोई कुछ होता है, अलग अलग प्रकार के नामे जाति होते हैं, है ना, अलग अलग जाति है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी इन्होंने भी ये डिसाइड किया कि ये व्यवस्था भी, जाति की व्यवस्था जो है, ये भी जन्म के ऊपर ही आधारित रहेगी। जैसे वर्ण व्यवस्था है, किसके ऊपर आधारित है? जन्म के ऊपर। यानी आपने अगर ब्राह्मण घर के घर में जन्म लिया तो आप भी ब्राह्मण ही कहलाओगे, जन्म के ऊपर आधारित है। वैसे यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है वो भी क्या बनाया गया, वो भी जन्म पर आधारित बनाया गया। यानी आप किसी सुनार के घर में जन्म ले रहे हो तो आप भी सुनार ही कहलाओगे। तो यहाँ पर ये चीजें होती हैं। अब क्या होता है, जैसे वर्ण तो भाई 4 ही थे, लेकिन ये जातियाँ थी, इनकी कोई संख्या ही नहीं है। आप चले जाओ भाई पूरे इंडिया में घूम लो, इतने प्रकार के आपको जातियाँ मिल जाएंगी, है ना, अलग अलग प्रकार की जातियाँ हैं। आपने आज तक नाम नहीं सुने होंगे, ऐसी भी जातियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जातियाँ जो है, इनकी कोई भी संख्या फिक्स नहीं है। उसके बाद जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, निषाद, यानी वो जंगल में रहने वाले लोग, जंगलों के संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले, उन वहाँ से जो मिलने वाली चीज़ें उनका इस्तेमाल करके खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला गया? निषाद बोला गया। सोने वगैरह काम करने वाले को क्या बोला गया? स्वर्णकार बोला गया। तो ये सारी क्या थे, ये जन्म के ऊपर आधारित ये जातियाँ बनाई गई। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि ये जो जातियाँ होती थी, ये किस क्या बनाई जाती थी, इनकी श्रेणियाँ भी बनाई जाती थी। यानी इन जातियों की ये क्या बना देते थे? श्रेणी। यानी एक जाति में रहने वाले लोग एक ही प्रकार के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, श्रेणी में शामिल हो जाएंगे और साथ में मिलकर ही अपना सारा काम करेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल दिया गया है मंदसौर का। मंदसौर जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश का एक इलाका है, जिसे पहले दशपुर नाम से जाना जाता था। तो वैसे इन श्रेणियों के बारे में जानकारी तो बहुत कम मिलती है, यानी इनके बारे में डिटेल नहीं मिला हमें, यानी अभिलेख वगैरह से जानकारी नहीं मिली कि भाई ऐसा भी कुछ होता था, नहीं होता था। लेकिन एक अभिलेख मिलता है कि कहाँ, मंदसौर में, जिसे दशपुर भी कहा जाता था उस टाइम पे, वहाँ पर एक अभिलेख मिला, उसमें एक ऐसी ही श्रेणी की बात की गई है। ये जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? तो ये रेशम का काम करने वाले लोग हैं, यानी रेशम के बुनकर हैं, उनकी एक श्रेणी का वर्णन किया गया है। अब ये लोग क्या थे? ये लोग गुजरात में एक लाट नाम की जगह है, वहाँ से आते हैं, यानी वहाँ के निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे। और फिर ये यहाँ के बारे में, यानी कि मध्य प्रदेश, ये दशपुर का जो इलाका है, यहाँ के राजा के बारे में बहुत इन्होंने सुना, उसकी तारीफ सुनी कि भाई अच्छा राजा रहा होगा, इनको कॉपरेट करने वाला रहा होगा। तो ये लोग अपनी जगह छोड़कर, वो जगह छोड़कर कहाँ आ जाते हैं? मंदसौर आ जाते हैं। दशपुर जो उस टाइम पे कहा जाता था, आज इसे मंदसौर बोलते हैं। तब जाके ये यहाँ पर अपनी जो बच्चे बच्चे सारा पूरा परिवार, पूरा जो ग्रुप था, समुदाय था, यानी जो एक साथ ये सारे लोग रहते थे, अलग अलग परिवार, बहुत सारे परिवार थे, वो सारे परिवार अपने अपने बच्चों और बड़े बुजुर्गों को लेकर यहाँ आ जाते हैं और यहीं पर अपना ये बुनकर का काम करने लगते हैं, ठीक है, शिल्पकारी वगैरह का काम करने लगते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारा जो पैसा है वो इकट्ठा करते हैं। और ये नहीं था कि सिर्फ ये लोग अपने जीवन यापन करेंगे, यानी जो पैसा आएगा, धन आएगा इनके काम से, वो सारा सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, नहीं। इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर एक सूर्य देवता का मंदिर भी बनाया उनके रिस्पेक्ट में, कि भाई ये हमारे देवता है, इनके लिए एक मंदिर बनवाना चाहिए। तो ये पूरे श्रेणी ने, ये पूरे समुदाय के लोगों ने क्या किया, धन इकट्ठा किया, जो इन्होंने काम किया था उससे जो धन आया वो इकट्ठा किया, और फिर सूर्य देवता का एक यहाँ पर इन लोगों ने मंदिर भी बनवाया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 4 वर्णों के परे एकीकरण।
यानी कि कुछ ऐसे भी लोग थे समाज में जो कि इन वर्ण व्यवस्था को मानते नहीं। ठीक। तो अब कौन कौन से, जैसे कुछ लोग हैं जो ब्राह्मणीय विचार को नहीं मानेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे या उसकी आलोचना करेंगे, या उनका उनसे कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। अब ऐसे कौन से लोग थे? तो संस्कृत साहित्य में इस तरीके के लोगों को, जो ब्राह्मणों की बातों को नहीं मानते या उनके विचारों को, उनके बनाए गए नियम कानूनों को नहीं मानते, उन्हें विचित्र, असभ्य या पशुवत इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें पुकारा जाता था। इसमें फिर एक कुछ एग्जाम्पल है, जैसे वनों में रहने वाले जो लोग हैं जिन्हें निषाद कहा जाता है, जिसमें महाभारत में एक स्टोरी है एकलव्य की, है ना, अंगूठा काटने वाला। तो ये सब भी एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं किसके बारे में, जो कि इन चीज़ों को मानते नहीं थे या इनका इन लोग इन व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। अब इसमें कुछ लोगों को जो संस्कृत नहीं बोलते, उन्हें क्या बोला जाता था? मलेश भी बोला जाता था। ठीक, मलेश मतलब बिल्कुल दूषित लोग इस तरीके का। और कुछ इसमें यायावर पशुपालकों को भी शामिल किया गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, इनके ऊपर किसी भी व्यवस्था का, किसी भी नियम कानून का कोई नियंत्रण नहीं रहता था। और इसी तरीके की कुछ कथाएं किसमें, महाभारत के अंदर भी दी गई हैं, जिसमें बताया गया है किस तरीके से कुछ लोग जो इस वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल ही बाहर थे, या जिनको इसमें शामिल ही नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल ही निम्न कोटि का या निम्न दर्जे का समझा जाता था कि ये लोग इसके शामिल होने के लायक नहीं है। और ऐसी चार वर्णों के परे कुछ संघर्ष वगैरह, यानी कि कुछ और भी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से कुछ ऐसे लोग, जिनको क्या किया गया, सामाजिक प्रणाली से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया, कि ये लोग जो है ये इसमें, यानी कि वर्ण व्यवस्था में रहेंगे ही नहीं, यानी ये इससे बिल्कुल भी अलग रहेंगे। तो ऐसे अब कौन से लोग थे? तो ब्राह्मणों का ये मानना था कि कुछ ऐसे काम हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। ठीक, पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना। तो अगर हम कुछ लोगों को अगर हम देख लें या टच कर लें, छू लें, या उनके हाथ से भोजन स्वीकार कर ले, तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। तो हम अपने पूजा पाठ या पवित्र कामों को नहीं कर पाएंगे। वहीं इन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसे कर्म है जो कि क्या है, बिल्कुल इसके उल्टा है, यानी कि बिल्कुल दूषित। ठीक, ऐसे कुछ काम माने गए जो दूषित है, जैसे कि भाई जो शव वगैरह को उठाना, उसकी अंत्येष्टि वगैरह करना, ये सब काम। तो इसके लिए कौन ये काम करते? तो चांडाल। ठीक, तो इन्होंने एक नाम दिया किसका? चांडाल नाम दिया, जो लोग इस तरीके के काम करते हैं, यानी बिल्कुल दूषित काम करते हैं समाज में, जो अंत्येष्टि वगैरह करना, फटे पुराने वस्त्र ये लोग पहनते हैं, और इनको ये लोग देखना तक या उनको छूना तक भी अपवित्र मानते हैं, कि अगर हमने इनको देख भी लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो यही है कुछ, जो किस तरीके के अलग अलग वर्ण जो व्यवस्था है उसमें किस तरीके से अलग अलग लोगों को क्या माना गया है, या इस व्यवस्था से किस लोगों को क्या किया गया है, बिल्कुल ही बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति में कुछ चांडालों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अब कौन कौन से उनके कर्तव्य थे, क्या क्या काम करना पड़ता था, क्या मानना पड़ता था। सबसे पहला उनका कर्तव्य है कि वो गांव के बाहर रहेंगे, यानी गांव के अंदर उनको रहने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा, वो क्या करेंगे भाई, तो लोगों के जो बर्तन जो खराब हो जाते हैं, जो फेंक देते हैं, तो फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, जो मरे हुए लोग हैं, जो वस्त्र, वो उनके वस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई नए वस्त्र वगैरह नहीं पहन सकते। ठीक, फिर प्लस में लोहे वगैरह के आभूषण पहनते थे ये लोग। उसके बाद रात के समय में ये गाँव और नगरों में चल नहीं सकते, क्योंकि अंधेरे में ये दिखेंगे नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलेगा और गलती से टच हो गए तो। ठीक है। उसके बाद संबंधियों से विहीन जो मृतक लोग, यानी कि ऐसे लोग भाई जिनका कोई परिवार का कोई पता ही नहीं है कि कौन किसका मतलब इस कोई मृतक व्यक्ति है, जो मतलब जिसकी मृत्यु हो गई, उसका नहीं पता कि भाई ये किस परिवार का है या क्या है, तो उसका जो अंत्येष्टि होगा यानी अंतिम संस्कार होगा, वो भी कौन करेगा? यही लोग करेंगे। और वधिक का कार्य, यानी कि भाई फांसी वांसी देने का जो काम है, उन ये भी उन्हें ही करना पड़ता था। तो ये सारे इनके क्या थे? कर्तव्य थे, जो इनका पालन इनको करना पड़ता था। अब कैसे पता चला भाई ये सारे कर्तव्य थे, या क्या क्या इनके बारे में और बताया गया, या कैसी इनकी स्थिति थी समाज में? ये एक होता क्या है कि भाई चीन से एक बौद्ध भिक्षु आते हैं जिनका नाम है फाशियन। कब आते हैं? 5वीं शताब्दी में, यानी 5th सेंचुरी में। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते वक्त, यानी रोड पर चलते समय क्या करना पड़ता था? करताल बजाकर चलना पड़ता था, ताकि जो रास्ते में जो लोग हैं उनको सूचना मिल जाए कि ये लोग आ रहे हैं, चल रहे हैं। इससे जो बाकी के लोग हैं वो क्या हो जाए, इनको ना देखें, इनकी तरफ उनकी नज़रें ना जाए, अपने आप को बचा लें। तो ये करना पड़ता था। उसके बाद एक श्वेन सांग नाम का व्यक्ति है, वो भी यात्री थे, यहाँ चीन से ही आए थे, तो 7वीं शताब्दी में आते हैं, 7th सेंचुरी में। ये जो बधिक और सफाई करने वाले लोग हैं, ये देखते हैं कि ये साफ सफाई वाले लोग या बधिक लोग, इन लोगों को नगरों से बाहर ही रहना पड़ता था, नगरों में चलने की या आने की इजाज़त नहीं थी। ठीक, तो ये सारी कुछ क्या बातें बताई गई हैं चांडालों के बारे में, कि क्या उनके कर्तव्य थे, उनकी स्थिति कैसी थी समाज में, इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जन्म के परे, यानी संसाधन और प्रतिष्ठा।
तो जैसे चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था कि समाज में जैसे जैसे नगर बने तो अलग अलग लोगों का क्या होता है, उद्भव होता है। तो किसान आते हैं, शिल्पकार आते हैं, पशु चालक आते हैं, है ना, पशु चारण करवाने वाले। ठीक, उसके बाद पशुपालक लोग हो गए, और जो बाकी जो लोग हैं मछुआरे वगैरह, तो मत्स्य पालन करने वाले लोग किस, और फिर राजा वगैरह। तो इन सभी वर्ग समाज के अंदर अलग अलग लोगों का क्या होता है, उद्भव होता है। अब जब समाज में अलग अलग लोगों का उद्भव हुआ तो किसकी हैसियत कैसी रहेगी, कौन लोअर क्लास का माना जाएगा, कौन अपर क्लास का माना जाएगा, यानी समाज में किसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, संसाधन के ऊपर। यानी जितना आपके पास संसाधन होगा, जितना आपके पास में रिसोर्सेज होंगे, उनके ऊपर आपका नियंत्रण होगा, उसी हिसाब से आपकी प्रतिष्ठा तय होगी। तो इसी को ही हमें इस वाले टॉपिक में करना है, जिसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों के जो अधिकार हैं वो अलग अलग होते थे। तो किस प्रकार होते थे, इसको देखते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है महाभारत का। तो होता क्या था वैसे कि स्त्रियों के अधिकार अलग होंगे, यानी कि स्त्रियों को प्रॉपर्टी वगैरह पे अधिकार नहीं मिलते थे, सिर्फ पुरुषों को ही उनकी प्रॉपर्टी वगैरह या पैतृक संपत्ति का अधिकार होता था। तो इसी का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि एक बार जैसे आपने महाभारत में सुना भी होगा कि दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में क्या होता है, एक गेम होता है ना, जिसे बोलते हैं द्युत क्रीड़ा। ठीक, अब द्युत क्रीड़ा जो है उसमें क्या किया जाता है, वो पासा फेंकने वाला जो गेम था, देखा भी होगा आपने। तो इसमें युधिष्ठिर जो है वो क्या हो जाते हैं, धोखे से हार जाते हैं। यानी दुर्योधन जो है वो चालाकी करता है, उनके मामा के जो बैठे हुए थे साइड में, शकुनी है ना, तो उनके साथ मिलकर कुछ चालाकी वगैरह करके तो ये युधिष्ठिर को हराने लगते हैं। तो जब युधिष्ठिर हराता है तो उसने अपने आप को भी दांव पे लगाया, अपनी चीज़ों पर, अपनी प्रॉपर्टी संसाधन जो भी थे उसके बाद सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपने भाइयों को भी दांव पे लगा दिया, है ना। शर्त लगती थी ना, भाई हारोगे तो क्या दोगे, तो अब सब कुछ दांव पे लगा दिया। लास्ट में बची इसकी पत्नी जो द्रौपदी, यानी ये पांडवों की जो पत्नी थी, तो इन्होंने क्या किया, उसको भी दांव पे लगा दिया और उसको भी हार गए। तो यहाँ पर यही सवाल आता है, क्या मतलब इससे पूछा भी गया एक बार भी कि हाँ ये चाहती है दांव पे लगवाना या नहीं, यानी महिलाओं को खुद के भी अधिकार नहीं है क्या, यानी अपने खुद के जीवन का भी अधिकार नहीं है क्या। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है, जब यहाँ इनके जीवन का अधिकार नहीं है, इनके जीवन का निर्णय भी जो पुरुष ही लेंगे, तो फिर संपत्ति का अधिकार इनको कहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो ये व्यवस्था पहले बनाई गई थी, यानी इस तरीके से जो समाज है वो चलता था, काम करता था। तो इसी तरीके से कुछ मनुस्मृति के अंदर भी बहुत सारे इन चीज़ों को लेकर जो हमारे संस्कृत ग्रंथ वगैरह, धर्मशास्त्र वगैरह, उसमें भी बातें बताई गई हैं, कहानियाँ बताई गई हैं संपत्ति से रिलेटेड। जिसमें मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जो पैतृक जायदाद है, यानी पिता की जो संपत्ति होगी, उसमें उसके मतलब माता पिता के बाद में जो संपत्ति मिलेगी तो उसके पुत्रों में बराबर रूप से बांटा जाएगा। ठीक है, यानी इक्वली सब में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन जो बड़ा बेटा होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसको उसमें कुछ विशेष भी अधिकार मिलेगा, यानी कुछ स्पेशल अलग से भी एक्स्ट्रा कुछ दिया जाएगा, ये था। लेकिन जो कोई बेटी है या कोई स्त्री है, उसको बिल्कुल भी इसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, और वो मांग भी नहीं सकती है कि मुझे इसमें हिस्सेदारी चाहिए इनकी संपत्ति में। हाँ, इनको प्रॉपर्टी में से या पैसे वैसे जो भी है वो मिलता था, कब, विवाह के समय। तो उसे क्या बोलते थे, स्त्री, यानी विवाह के समय कुछ पिता जो है वो दान वगैरह देता था या प्रॉपर्टी देता था, उसे स्त्री धन कहते थे, जिसमें पति का कोई अधिकार नहीं होगा। उसके बाद में उसके बच्चों का अधिकार हो सकता है, लेकिन पति का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो छुपाएगी ही नहीं अपने परिवार से, अपने पति से। सब कुछ बताना पड़ेगा, भाई कितनी प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, सब कुछ। उसका निर्णय भी लेना कि क्या करना है, उसका बेचना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी पूछ के ही करना पड़ेगा। तो भाई किस बात का यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है उन्हें, किस बात का अधिकार है, तो पूछना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है प्रभावती का। यानी ये केस तो था, लेकिन समाज में कुछ एक्सेप्शनल भी तो होते हैं, अपवाद भी तो होते हैं, यानी कुछ ऐसा भी तो होगा जहाँ पर ये कहा जाएगा कि भाई नहीं, यहाँ पर स्त्रियों का भी कुछ ना कुछ अधिकार है। एक एग्जाम्पल दिया है प्रभावती गुप्त का, यानी कि एक भाई वकाटक परिवार की रानी की, ठीक है, वहाँ उनकी शादी होती है। सेकेंड चैप्टर में इस बारे में पढ़ा था आपने। तो वहाँ पर उनको हर एक उनके संसाधन पर, प्रॉपर्टी पर, सब चीज़ का इनको अधिकार मिलता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि स्त्रियों के अंदर भी भेद था। कुछ ऐसी भी स्त्रियाँ थी जिनको बिल्कुल अधिकार नहीं होते थे अपनी संपत्ति पर, कुछ ऐसी स्त्रियाँ जिनको अधिकार है अपनी संपत्ति पर, अपने संसाधनों पर। ठीक, तो ये किसके हिसाब से डिसाइड होता है कि स्त्रियों के अधिकार होंगे नहीं होंगे, ये होता है संसाधनों पर नियंत्रण। जिसका संसाधनों पर नियंत्रण होगा उसके पास प्रॉपर्टी के भी राइट्स होंगे, संपत्ति का भी अधिकार होगा, और जिनका संसाधनों पर नियंत्रण नहीं होगा उनका प्रॉपर्टी पर भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो यही था हमारी इस आज की वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।